ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्रेजुएशन में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी आता है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं ये। इमेज देख के आपको पता चल रहा होगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रूट्स एंजॉय करने हैं, यानी रेवेन्यू चाहिए, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं मिलेगा। अब इन दोनों में से कोई एक अकेला चाह ले कि वो ये फ्रूट्स तोड़ ले, पेट भर ले अपना, तो भर सकता है क्या? जब तक ये दोनों मर्ज नहीं होंगे, एक साथ कंबाइंड एफर्ट नहीं लगाएंगे। तो यही सेम सिचुएशन बनती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। कभी कभी कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ है कि दो कंपनियां जब तक आपस में मर्ज नहीं होंगी तब तक किसी भी कंपनी को कोई खास एडवांटेज नहीं मिलता है। और अभी रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास कि जियो ने टेलीकॉम सेक्टर को डिस्टर्ब कर दिया, सारी कंपनियां खत्म होने लगी, और जो सबसे बड़ी सेक्टर की कंपनियां थी, वोडाफोन, आइडिया, उनको भी मजबूरी में आपस में मर्ज होना पड़ा। अगर वो मर्ज नहीं होती तो शायद दोनों कंपनियां अब तक डिलिस्ट हो जाती, दोनों कंपनियां मार्केट से आउट हो जाती। आपस में मर्ज हुई तो एटलीस्ट सर्वाइवल चल रहा है। अभी डिफिकल्ट टाइम है लेकिन सर्वाइवल चल रहा है। और वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो था, और मैंने रेकमेंड किया था वोडाफोन आइडिया शेयर को परचेज करने के लिए। बेसिकली वो पैनी स्टॉक था उस समय। पैनी स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं, पैनी स्टॉक उन स्टॉक्स को कहते हैं जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, और वो बहुत रिस्की था। लगभग 4 रुपए के आसपास रेट चल रहा था उसको, तो मैंने उसको रेकमेंड किया था, और वहां से वो लगभग उसने 14-15 रुपीज़ का, मतलब रेकमेंड करने के कुछ महीनों के अंदर ही लगभग 300% के रिटर्न्स बन गए। और उसके साथ ही मैंने एक और वीडियो बनाया था ट्राइडेंट के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी बनाया था और ट्राइडेंट के ऊपर भी बनाया था। तो ट्राइडेंट भी वहां से मल्टी बैगर हो गया, 4-5 रुपीज़ के लेवल से वो भी 14-15 रुपीज़ के लेवल तक पहुंच गया। तो लेकिन ऐसा बहुत कम हम करते हैं, साल 2 साल में कभी 1-2 बार पैनी स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन देते हैं, अदरवाइज पैनी स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन नहीं होती है, रिस्की होते हैं। हमेशा इन्वेस्टमेंट हमें ब्लू चिप स्टॉक्स पे ही करना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशन की बात कर रहे थे और वो एग्जांपल दिया, तो मुझे याद आ गया कि मैंने उसको रेकमेंड किया था और उसमें लोगों ने बहुत पैसे कमाए भी हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन क्या होता है हम लोग और उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मर्जर्स की बात करते हैं। मर्जर और एक्विजिशन इस समय कॉर्पोरेट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर उनको अपने आप को कंसोलिडेट करना है, अपने मार्केट शेयर को स्ट्रेंथन करना है, कंज्यूमर बेस को बढ़ाना है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को कम करना है, मार्केट में मोनोपोली बनानी है, तो कंपनियों को मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने पड़ते हैं। और बहुत सारी कंपनियां जो बड़ी साइज की कंपनियां हैं वो अपने लिए बहुत सारा फंड एक्विजिशन करने के लिए रिजर्व में रखती हैं, लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये सारी की सारी कंपनियां बहुत सारा फंड रिजर्व में रखती हैं। आप इनके बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कई लाख करोड़ रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है। पूछा जाता है भाई इसका क्या होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी को पैसे की मतलब रिजर्व में रखने का क्या मतलब, उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग इसको इसलिए रिजर्व में रखते हैं कि कोई अगर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग के पास पैसा होना चाहिए, तुरंत इनकैश कर लेंगे। पैसे की वजह से वो एक्विजिशन छूटेगा नहीं कि पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपको पता है इस समय व्हाट्सएप लगभग ऑन एन एवरेज जो यूथ है वो 4 से 5 घंटे अपनी ज़िंदगी के उसी में बर्बाद कर रहा है, और मजबूरी में हम लोग को भी व्हाट्सएप पे आना पड़ा। आप लोगों के जो कम्युनिकेशन होती है, टाइम टेबल या कुछ भी चीज़ें भेजनी होती है, वो व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं। और ऑन एन एवरेज 15 साल से 45-50 साल के लोग जो हैं, और ख़ासतौर से 18 से 35 के बीच वाले, वो 5-6 घंटे तो डेली बर्बाद कर ही रहे हैं व्हाट्सएप पे। और इसको अक्वायर किया है फेसबुक ने एक्विजिशन किया था व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप एक सेपरेट कंपनी थी जिसको बाद में फेसबुक ने अक्वायर कर लिया था, और बहुत महंगे रेट पे किया था। रेट हम लोग चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से $18 बिलियन के आसपास का एक्विजिशन था। वो एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ व्हाट्सएप 16 बिलियन, सही अंदाजा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि 21.8 बिलियन, 22 बिलियन में भी हुआ, तो एवरेज मान लें कि 16 से 18 बिलियन लग गए। 16 बिलियन भी अगर दिए
तो 16 बिलियन उस समय एक्विजिशन कॉस्ट व्हाट्सएप को खरीदने के लिए बहुत महंगी थी, लेकिन मार्क जुकरबर्ग को पता था कि ये डील जो 16 बिलियन की वो कर रहे हैं, 18-20 बिलियन अगर उन्होंने खर्च किए तो वो उस समय के हिसाब से और आज के हिसाब से भी बहुत बड़ी रकम है। लेकिन वो एक विजनरी लीडर थे, उन्होंने सोशल मीडिया को, एक तरह से सोशल मीडिया ना उनके डीएनए में है, उनके धमनियों में बह रहा है खून के साथ सोशल मीडिया, क्योंकि वो उसी को कर रहे हैं, लगातार जी रहे हैं, 24 घंटे सोशल मीडिया में रहते हैं, तो उनको पता था कि इसकी पावर क्या हो सकती है। और जब उन्होंने एक्विजिशन किया था तब ये इतना पॉपुलर नहीं था, और तब व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल ये था कि वो साल का $1 चार्ज करेंगे सभी से। और आपको अगर किसी को किसने बहुत पहले अगर व्हाट्सएप डाउनलोड किया होगा, तो जब आपने डाउनलोड किया होगा तो उस समय आता था कि $1 कॉस्ट है इसकी, लगभग 70 रुपए इंडियन को लगने वाले थे, और ये था कि 1 साल के लिए फ्री है, 1 साल के बाद आपको 70 रुपए हर साल देने होंगे। लेकिन फेसबुक ने ऐसा आगे चल के कोई चार्ज लगाया नहीं, फ्री कर दिया उसको। तो फिर इससे पैसे कैसे कमाते हैं? जब आप उसकी पॉलिसी पढ़ते थे तो उसमें यही लिख के आता था कि हम लोग एड सेल नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग साल का $1 चार्ज करेंगे। लेकिन अभी तक एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि व्हाट्सएप जो है वो फ्री है, उससे कोई पैसा नहीं बना रही है फेसबुक। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी आई थी, नई यूज़र पॉलिसी आई, उसके हिसाब से ये था कि वो जो डेटा उनके पास व्हाट्सएप पे है, वो फेसबुक उस डेटा को यूज़ करेगी, और उस डेटा को यूज़ करेगी और उसको बेचेगी, उससे पैसे बनाएगी। लेकिन वो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने और सब लोगों ने इतना अपोज किया उसका, तो वो रुक गया। तो अभी फिलहाल उन्होंने उसको आगे पोस्टपोन कर दिया है। बहुत सा आप लोग के पास आया होगा एक्सेप्ट करने के लिए न्यू यूज़र पॉलिसी, ठीक है। मैं तो डिनाई कर दिया था, मेरे को 5-10 बार उन्होंने भेजा, मैंने हर बार डिनाई कर दिया। फिर फाइनली अब ये हुआ कि उसको पोस्टपोन करना पड़ा। बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होगा तो उनका डेटा यूज़ हो गया। 80% 70% ने एक्सेप्ट ही कर लिया, ध्यान ही नहीं दिया क्या है ये। तो ये क्या है? एक्विजिशन है, और एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। और फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्यों अक्वायर किया? तो क्योंकि उसको पता है कि इस समय एवरेज यूथ 5 घंटे तो व्हाट्सएप पे दे रहा है, लेकिन वो फेसबुक पे शायद 50 मिनट भी नहीं दे रहा है। फेसबुक इस समय अब डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, एटलीस्ट अमंग्स यूथ। और फिर उसने एक और एक्विजिशन किया इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का भी जो एक्विजिशन था वो एक तरह से हॉस्टाइल एक्विजिशन था। मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने प्रेशर क्रिएट किया कि आपके पास, हमारे पास इतना इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल है, हमारे पास पैसा है, तो अगर आप अपनी कंपनी को हमें बेचोगे नहीं तो हम आपका क्लोन ऐप बना देंगे और पब्लिसिटी करके पैसा खर्च करके उसको प्रमोट करेंगे। जैसे कि कोका कोला ने पार्ले प्रोडक्ट्स के साथ किया था जब वो इंडिया में आए थे। उन्होंने भी उसको जबरदस्ती फोर्सफुली पार्ले प्रोडक्ट को बोला कि अगर आप अपने थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट नहीं बेचोगे, जो कि इस सब अभी भी स्टिल इंडियंस लिम्का, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट ही पीते हैं। गोल्ड स्पॉट की जगह वो मिरिंडा हो गया है, तो लिम्का, थम्स अप वही है, सेम वही फ्लेवर, वही टेस्ट, सब कुछ वही चल रहा है। तो इंडियंस को अभी भी, इंडिया में अभी भी 35% थम्स अप ही बिकती है। सबसे ज़्यादा सुंदर पिचाई गूगल से, मार्क जुकरबर्ग, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट से, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी है सबके सीईओ को बुलाया जाता है, और उनको ये लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा मोनोपोली हो रही है ये कहीं हद तक खतरनाक है। मतलब सारी का सारा पैसा, आपको पता है इंडिया की 70-80% वेल्थ, 77% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। इंडिया का ये हाल है, 1% के पास लगभग 80% पैसा है देश का। तो कितनी डिस्पैरिटी है। और ये चीजें, ये कंपनी, आपने देखा होगा इस समय पैंडेमिक में जितने भी बिलियनर्स हैं वो और अमीर हो गए। मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट हो गए, और जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क नंबर 1 पे आ गए। और ऐसा नहीं जेफ बेजोस की वेल्थ कम हुई है, जेफ बेजोस की वेल्थ बढ़ी है, उनकी भी बढ़ गई, और उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 1 साल में अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गए। अमीर गरीब के बीच में जो डिस्पैरिटी है वो और ज्यादा हो गई, अमीर गरीब के बीच में जो खाई है वो और चौड़ी हो गई। एक्विजिशन और मर्जर कंपनियां क्यों करती हैं? अपनी मोनोपोली बनाने के लिए। अगर मैंने आपको फेसबुक के एग्जांपल से बताया कि फेसबुक अगर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अक्वायर नहीं करती तो फेसबुक को टाटा बाय बाय कहने के दिन आ गए थे, क्योंकि अब तो ज्यादातर लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक तो बहुत कम लोग चला रहे हैं, ठीक है। और फेसबुक ऑर्कुट बन जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पहले से समझदार थे, उन्होंने, उनके पास पैसा था, उस समय पावर थी, उन्होंने उसी समय अक्वायर कर लिए कंपनियां।
तो यानी एक्विजिशन से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी कंपनी बंद होने से बच गई, जो कि ऑर्कुट ने नहीं किया था और ऑर्कुट बंद हो गई थी। मर्जर्स और एक्विजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टेप है सारे कॉर्पोरेट्स के लिए। अगर उनको अपनी प्रॉफिट बढ़ानी है, अगर उनको मार्केट शेयर बढ़ाना है, अगर उसको मार्केट में डोमिनेंस बढ़ाना है, अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाना है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्विजिशन और मर्जर्स का सहारा लेते हैं। और हम लोग ने ये केस स्टडी करके समझ लिया कि कैसे होता है ये। दूसरा एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूँ, जैसे इंडिया में वॉलमार्ट बहुत लंबे समय से लॉबिंग कर रहा था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। फिर उसने क्या किया, बैकडोर से एंट्री कर ली, ई कॉमर्स जाइंट फ्लिपकार्ट को इंडिया में अक्वायर कर लिया, और इंडिया में फ्लिपकार्ट का शेयर अमेजोन से ज़्यादा था, अभी भी है मेरे ख्याल से 1-8%। तो अब क्या है कि उसको डायरेक्ट रिटेल सेक्टर में एंट्री नहीं मिली वॉलमार्ट को, लेकिन उसने एक तरह से रिटेल सेक्टर को अपने प्रोडक्ट्स बेचने का रास्ता साफ कर लिया है, क्योंकि अब वो ई कॉमर्स के थ्रू बेचेगा। तो ये क्या है, एक तरह का एक्विजिशन था, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का एक्विजिशन किया तो उससे उसके पास एक रास्ता साफ हो गया कि इंडियन मार्केट में पिछले वो 10-20 सालों से लॉबिंग कर रहा था कि यहाँ के रिटेल, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, दुनिया का हर 5वां इंसान इंडियन है, और आगे चल के हम लोग अभी कुछ 1-2-3-4 साल के अंदर चाइना को पीछे छोड़ देंगे, हम लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएंगे। शायद ये भी लोग कह रहे हैं कि कुछ सालों बाद दुनिया का हर चौथा इंसान इंडियन होगा, क्योंकि हम लोग की जो पॉपुलेशन है वो ग्लोबल पॉपुलेशन की 25% हो जाएगी। दुनिया में हर चौथा इंसान जिससे आप मिलेंगे वो आपको इंडियन ही मिलेगा। इस तरह से उनको ये लग रहा है कि अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस कंट्री की है या होने वाली है, तो ये कंट्री के लोगों को प्रोडक्ट तो अपना बेचें, तभी तो पैसा आएगा। तो प्रोडक्ट बेचने का उसको मौका ऐसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि रिटेल उसके जो स्टोर खोलने की परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, ना यूपीए गवर्नमेंट दे रही थी, ना इंडिया गवर्नमेंट दे रही थी। क्यों नहीं दे रही थी? हाँ, क्योंकि वो इतना जाइंट साइज की कंपनी है, इतनी बड़ी भयानक कंपनी है कि अगर जहाँ पे भी उसका स्टोर खुल जाता है फिर कुछ और नहीं चलता है, सबको खा जाता है। यानी जितने भी छोटे किराना व्यापारी हैं, जनरल मर्चेंट वाले हैं, जो छोटे छोटे हर एक मोहल्ले पे लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी है, वो सब बर्बाद हो जाएंगे, सारी मार्केट बर्बाद हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि वॉलमार्ट को ये पता था कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, इनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हमें इसमें इनसे पैसे कमाने हैं। तो इसके लिए उसने फ्लिपकार्ट का एक्विजिशन किया, और फ्लिपकार्ट इंडिया की नंबर 1 ई कॉमर्स जाइंट थी, ई कॉमर्स रिटेल कंपनी थी। ये एक एक्विजिशन ही स्ट्रेटजी होती है कि आप कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे, कैसे मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, कैसे मोनोपोली क्रिएट करेंगे मार्केट में। तो एक्विजिशन मर्जर क्यों करती हैं कंपनियां? मोनोपोली बनाने के लिए। फेसबुक ने भी वही किया, और इसके लिए उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया अमेरिका की सेनेट ने कि आप मोनोपोली बना रहे हो। तो ये जितनी भी जैसे अल्फाबेट है, गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या करती हैं, छोटी कंपनी को जहां देखती हैं अच्छा कर रही, तुरंत अक्वायर कर लेती हैं उसको। क्यों? वो चाहती हैं कि हमारी ही मोनोपोली बनी रहे। क्यों होता है एक्विजिशन मर्जर, उसका रीजन समझ में आया? व्हाट इज मर्जर एंड एक्विजिशन? मर्जर एंड एक्विजिशन आर डिफाइंड एज कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज। तो बेसिकली कंपनी को स्ट्रेंथ करना हो, मजबूत करना हो, कंसोलिडेट करना हो, तो हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं। मार्केट शेयर बढ़ाना हो, मर्जर में देखिए क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट एंटिटीज मिलके एक तीसरा थर्ड एंटिटी बन गई। जैसे 2 अमीबा है, एक अमीबा ने दूसरे को खा लिया, एक नया अमीबा बन गया, मर्जर हो गया। मर्जर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपनी टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुई तो क्या बन गया? वी बन गया। देखिए, जब कभी एक बड़ी कंपनी, मर्जर का मतलब ये हुआ कि 2 सेपरेट कंपनियां, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हुए, वोडाफोन के शेयर खत्म, आइडिया के शेयर खत्म, एक नए शेयर इशू हो गए वी के नाम से, ये कहलाया मर्जर। लेकिन अगर आप गूगल में देखोगे तो मर्जर एक्विजिशन एक ही जैसा दिखेगा आपको, एक ही जैसे एग्जाम्पल दिखेंगे। आमतौर पे लेमैन के लिए दोनों लगभग सेम है, एक्विजिशन मर्जर, तब मिल जाना 2 कंपनियों का, वो एक तरह से एक्विजिशन बोलो, मर्जर बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंस आपको रखना पड़ेगा। एक्विजिशन में क्या होगा कि जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कंपनी कोरस स्टील का एक्विजिशन कर लिया। कोरस स्टील के शेयर खत्म, लेकिन टाटा स्टील के शेयर नहीं खत्म। प्रीवियस एग्जांपल में क्या हुआ था, वोडाफोन और आइडिया 2 डिफरेंट कंपनी थी,
दोनों के शेयर खत्म हुए थे, एक नई कंपनी बन गई थी वी, एग्जिस्टिंग कंपनियां खत्म, एक नई कंपनी बन गई, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये दोनों खत्म, ठीक है, एक नई चीज बन गई। लेकिन एक्विजिशन में क्या, जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं, टाटा ने रेंज रोवर जैगवार का एक्विजिशन किया, तो टाटा मोटर के शेयर थोड़ी ना खत्म हो गए, टाटा मोटर स्टिल रिमेन्स टाटा मोटर, लेकिन जैगवार रेंज रोवर के शेयर भी अब मर्ज हो गए उसमें टाटा मोटर में। यानी अब आपको जैगवार रेंज रोवर का एडवांटेज लेना है तो भी आपको टाटा मोटर के शेयर खरीदने पड़ेंगे, अगर आपको कोरस स्टील में दांव लगाना है तो आपको टाटा स्टील के शेयर खरीदने पड़ेंगे। टाटा स्टील और जैगवार टाटा मोटर्स नहीं खत्म हुई। डिफरेंस समझ में आया एक्विजिशन और मर्जर में? मर्जर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनी टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। एग्जाम्पल, वोडाफोन प्लस आइडिया इज इक्वल टू वी। सेकेंड पॉइंट क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कंपनीज इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मतलब कि वो जो दोनों एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं अब उनकी ओनरशिप किसी नई जगह पे आ गई, वो दोनों कंपनियां खत्म हो गई। बोथ कंपनीज सरेंडर देयर स्टॉक एंड इशू न्यू स्टॉक एज अ न्यू कंपनी। अब ना आपको वोडाफोन का शेयर मिलेगा, ना अब आपको आइडिया का शेयर मिलेगा, अब आपको वी का शेयर मिलेगा। मर्जर क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मर्जर करने के 4 तरीके हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी का असेट खरीद ले, मर्ज हो गया। मर्जर एक्विजिशन के तरीके ये हैं, एक्विजिशन भी ऐसे कर सकते हैं, मर्जर भी ऐसे कर सकते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी का शेयर सारे खरीद ले, अपने शेयर एक्सचेंज कर लें आपस में, शेयर के बदले शेयर, ठीक है, मतलब आप अपने वाले दे दो, मेरे वाले ले लो, दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो गई। तो 4 तरीके हैं। या फिर अपने एसेट दे दो, मेरे शेयर ले लो। तो ये मर्जर एक्विजिशन सबके मतलब आपस में मिलने के ये 4 तरीके हैं। अगर दो कंपनियां आपस में मिलना चाहती हैं तो ये 4 तरीके हैं इस तरह से। या तो एक कंपनी दूसरे का एसेट परचेज कर लेगी तो भी वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी, या फिर एक कोई कॉमन स्टॉक बना लिया, अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक डिसॉल्व कर दिए तो भी मर्जर हो जाएगा। या फिर मैंने अपने शेयर दिए, आपके एसेट्स परचेज कर लिए तो भी एक्विजिशन हो जाएगा। या फिर आपस में हम लोग ने शेयर एक्सचेंज कर लिए, मेरे शेयर ले लो, अपने मुझे दे दो, ठीक है, तो भी वो दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो गई। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है, एक सिनेरियो वो भी आता है जब दोनों कंपनियों की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती है। मतलब कंपनी ए रिमेन्स कंपनी ए, कंपनी बी रिमेन्स कंपनी बी, और उन्होंने आपस में मिले कुछ काम किया, प्रोजेक्ट करा, तो उसको हम लोग कहते हैं जेवी, जॉइंट वेंचर। फॉर एग्जाम्पल HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, HDFC रहेगा, स्टैंडर्ड लाइफ रहेगा। उन्होंने मिलकर एक नई कंपनी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस बना दी। ICICI प्रूडेंशियल, ICICI एक सेपरेट कंपनी है, प्रूडेंशियल एक ब्रिटेन की सेपरेट कंपनी है, दोनों ने मिलकर ICICI प्रूडेंशियल एक नई एंटिटी बना दी। लेकिन ICICI भी नहीं खत्म हुआ, प्रूडेंशियल भी नहीं खत्म हुआ, दोनों का एग्जिस्टेंस है, और एक नई कंपनी उन्होंने एक पर्टिकुलर काम के लिए बना दी। मैक्स न्यूयॉर्क, मैक्स भी है इंडियन कंपनी, न्यूयॉर्क की कंपनी है, वो भी एग्जिस्ट करती है। मैक्स न्यूयॉर्क की उन्होंने एक नया वेंचर क्रिएट कर दिया, ठीक है। ICICI लुम्बार्ड एक अलग कंपनी है, ICICI एक अलग कंपनी है, उन्होंने एक सेपरेट कंपनी क्रिएट कर दी। नहीं, ना ये मर्जर है ना एक्विजिशन है, ये जेवी है, जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। कुल मिला के आपस में मिलके काम करना है। उसके बहुत तरीके हो सकते हैं, जेवी कर लो, मर्जर कर लो, एक्विजिशन कर लो, और भी कई तरीके हो सकते हैं, नाम अलग अलग है, बस ऑब्जेक्टिव यही है कि मिलना है, दोनों कंपनी को मिलके काम करना है। टाइप्स ऑफ मर्जर्स, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, कॉन्सेंट्रिक मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनियां आपस में मर्ज हो जाएं। जैसे टेलीकॉम वाला एग्जांपल जो था, वोडाफोन आइडिया वाला, वो एक हॉरिजॉन्टल मर्जर था। अगर कोरस स्टील और टाटा स्टील का मर्जर हुआ होता एक्विजिशन की जगह, तो वो भी क्या कहलाता है? एक हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाता, लेकिन वो एक्विजिशन था। मोटे तौर पे एक लेमैन की निगाह में अगर आप बात करेंगे तो मर्जर एक्विजिशन एक ही होता है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसलिए आपको बस थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप किसी जनरल आदमी से कोई जनरल टॉपिक पे बात करेंगे तो वो एक्विजिशन मर्जर एक ही समझेगा, और गूगल भी यही करता है। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर्स, कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है? नहीं, पहले मुझे बताइए कॉन्ग्लोमेरेट क्या है। टाटा इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ग्लोमेरेट, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ग्लोमेरेट, रिलायंस इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ग्लोमेरेट। मतलब जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज जिनके पास हैं,
जैसे रिलायंस है तो रिलायंस ज्वेल भी है, रिलायंस फ्रेश भी है, सब्जी भी बेचता है, सोना भी बेचता है, रिलायंस ट्रेंड कपड़े भी बेचता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल बेचता है। वर्टिकल मर्जर, चलो पहले हॉरिजॉन्टल को देख लेते हैं। तो ये ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन दोनों एक ही इंडस्ट्री में है, टी मैन्युफैक्चरर। तो ये अगर आपस में मर्ज होंगे तो ये क्या लाएगा, हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब ये कभी नहीं हो सकता। पेप्सी और कोका कोला ये तो ऐसे मर्ज नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर ये मर्ज होंगे तो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। क्योंकि हो सकता है, जैसे अब मैं अभी कह रहा हूं कि नहीं हो सकता ये, लेकिन क्या पता, आप लोगों को पता है कि कार्बोनेटेड जो ड्रिंक है उसकी सेल्स लगातार घट रही है कि बढ़ रही है। कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक कौन सी कोल्ड ड्रिंक होती है, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, उसका बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कह सकते हैं। मतलब एक स्टेप पीछे वाली कंपनी को अक्वायर कर लिया, मतलब एक कंपनी ऐसी है जो वैल्यू एडिशन करके दूसरे को पास कर रही है। जैसे उसने कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करी, तो एक जगह कॉटन आया तो वीविंग हुई उसकी, वो एक इंडस्ट्री है। फिर उसको उन्होंने कपड़ा बना के किसी और को पास कर दिया, उसने क्या किया, उसमें डाइंग करी या कलर किया या कुछ किया, ठीक है, कुछ वैल्यू एडिशन करी। फिर उसने किसी और को पास कर दिया, उसने क्या किया, उसकी कटिंग कर दी कपड़े की, फिर तीसरे ने उसको स्टिचिंग कर दी। तो ये अलग अलग कंपनियां हैं चारों, लेकिन किसी एक ने क्या किया, वीविंग वाली कंपनी को अक्वायर कर लिया या मर्ज कर लिया अपने साथ, तो वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन। अपने एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे वाली कंपनी के साथ इंटीग्रेट हो जाना, या एक ही प्रोडक्ट लाइन में सेम प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, वो उनमें से कोई दो कंपनियां जो एक ही प्रोडक्ट पे डील करती हैं वो आपस में मर्ज हो जाए, तो उसको कहेंगे वर्टिकल मर्जर। व्हेन टू कंपनीज प्रोड्यूस सेम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अब वो आपस में मर्ज हो जाती हैं। जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल अच्छा दिया हुआ है, ईबे एंड पेपैल। तो ईबे क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी है, पेपैल क्या है, पेमेंट गेटवे है। अगर आपको ई कॉमर्स साइट पे परचेज करना है कुछ भी, अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे परचेज करना है तो आपके पास पेमेंट गेटवे होना चाहिए। बिना पेमेंट गेटवे के कोई भी ई कॉमर्स कंपनी काम नहीं कर सकती, पैसा कहाँ से लेगी कस्टमर से। तो ये दोनों क्या है, एक ही सेम प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। तो वो दोनों अगर आपस में मर्ज होंगे तो वो वर्टिकल मर्जर कराएगा। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का काम है, कोई मिल्क प्रोक्योर करता है, कोई डेयरी फार्म चलाता है, एक डेयरी फार्म चलाता है, एक कंपनी हो गई। फिर एक मिल्क प्रोक्योरमेंट का काम करता है, जैसे मान लिया कोई एक एक्स कंपनी है। फिर दूसरा उससे चीज, बटर, चॉकलेट ये सब बनाता है, आइसक्रीम, वो एक और कंपनी हो गई। चौथी एक कंपनी हो सकती है जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हो। या तो अलग अलग कंपनियां हैं, इनमें से कोई दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाए। डेयरी फार्म जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है मिल्क प्रोडक्ट के, उसने क्या किया, डेयरी फार्म को अक्वायर कर लिया या उसके साथ मर्ज कर लिया, तो वो क्या है, वर्टिकल मर्जर कहलाएगा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट के लिए जो काम करे, एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे जो वाली कंपनी है, तो वो कहलाता है वर्टिकल मर्जर। When two companies produces same goods and services for one specific product. Conglomerate mergers. Conglomerate merger मैंने आपको बताया, conglomerate कौन होता है, जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्ट डिज्नी ग्रुप और एबीसी ग्रुप। ठीक है, ये दोनों ग्रुप आपस में मर्ज हो जाए तो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर बहुत रेयर है, बहुत रेयर है ऐसा। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर बहुत रेयर होता है। तो मर्जर बिटवीन फर्म्स इन्वॉल्व इन टोटली अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी। टाटा ग्रुप कॉन्ग्लोमेरेट है, वो कुछ कुछ काम करता है, महिंद्रा कुछ और काम करता है, वो आपस में दो कॉन्ग्लोमेरेट मर्ज हो गए। कॉन्सेंट्रिक मर्जर, कॉन्सेंट्रिक मर्जर और आपको पहला वाला हॉरिजॉन्टल मर्जर एक ही जैसा लगेगा। द मर्जर ऑफ फर्म्स विच आर इनटू सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। कॉन्सेंट्रिक मर्जर में द मर्जर ऑफ फर्म्स विच आर इनटू सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, एक ही जैसे बिजनेस में जो काम करती हैं वो आपस में अगर कंपनियां मर्ज होती हैं तो उसको कॉन्सेंट्रिक मर्जर कहते हैं। तो फिर हॉरिजॉन्टल मर्जर और कॉन्सेंट्रिक मर्जर में डिफरेंस क्या हुआ, उसमें भी तो यही हो रहा था। देखिए उसमें क्या था, ध्यान से समझिएगा। सेम इंडस्ट्री, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री में एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस आपस में मर्ज हो गई, तो वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक की हॉरिजॉन्टल मर्जर है। लेकिन कॉन्सेंट्रिक मर्जर में क्या डिफरेंस है, यहां पे सिटी बैंक और ट्रेवलर्स, सिटी बैंक बैंक का काम करता है, ट्रेवलर्स टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन दोनों सर्विस प्रोवाइडर है। नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस सेम है, दोनों सर्विस प्रोवाइडर हैं।
लेकिन इंडस्ट्री डिफरेंट है। एक बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का है, दूसरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है। डायल अप इंटरनेट वो ब्रॉडबैंड कैटेगरी का है। नेटफ्लिक्स ओटीटी, या नेटफ्लिक्स नहीं लिखा, कुछ और लिखा है, नेटलिंक लिखा हुआ है, तो वो आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स, तो वो उस तरह का कंपनी है। तो दोनों अलग है, लेकिन दोनों सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब टाइप ऑफ बिजनेस एक ही है, लेकिन इंडस्ट्री डिफरेंट है। उस तरह का आपस में अगर मर्जर होता है तो उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक मर्जर। फिर हम लोग एक्विजिशन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।